हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं एपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है आ देखे ज़रा। इस शो में मैं आज रिव्यू और वीकेंड बिजनेस एनालिसिस कर रहा हूँ हिंदी फीचर फिल्म का जिसका नाम है सिंघम अगेन। हमारे देश में दिवाली में बड़ी फिल्मों के रिलीज़ होने का तांता लगा होता है, कंपटीशन होता है और इस साल भी वही हुआ। इस साल दो हाईली एंटिसिपेटेड हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, एक थी भूल भुलैया 3 और दूसरी थी सिंघम अगेन। दोनों फिल्में चाह रही थी कि दिवाली में रिलीज़ हो और उनका स्क्रीन काउंट जो है वो बड़ा हो। अब सिंघम अगेन को रिलीज़ कर रहे थे पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और भूल भुलैया 3 को रिलीज़ कर रहे थे एए फिल्म्स। अब पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स जब रिलीज़ कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो सबसे बड़े इस देश के एग्जीबिटर भी है, तो ऑब्वियसली सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी बड़ी थी, तो उनका ये मानना था कि हमारी शोकेसिंग जो है वो 60% रहे। वहीं पर भूल भुलैया 3 के जो डिस्ट्रीब्यूटर है एए फिल्म्स, इन्होंने इससे पहले आरआरआर की है, पुष्पा की है, इनके पास पुष्पा 2 भी है, तो इनका ये मानना था कि उनकी फिल्म को 50% की शोकेसिंग मिले। अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही रहा और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पहुंचा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, जो भूल भुलैया की टीम लेके गई। उनका ये कहना था कि हमको किसी भी तरीके से 60:40 रेशो पे नहीं सेटल होना है, हम चाहते हैं कि 50-50% का रेशो रहे। उसके बावजूद भी सीसीआई भी इस कॉन्फ्लिक्ट को हल नहीं दे पाया और एंड में वही हुआ जो सिंघम अगेन की टीम चाहती थी। 60% की शोकेसिंग मिली सिंघम अगेन को और 40% की शोकेसिंग मिली भूल भुलैया 3 को और एंड में दोनों फिल्में 60:40 के रेशो पर रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने के बाद अगर हम सिंघम अगेन की बात करें, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंघम अगेन जितनी मेरी आशाएं थी इस फिल्म को लेकर, उस आशाओं को वो पूरा नहीं कर पाई। सिंघम अगेन ये एक्चुअली 5वां इंस्टॉलमेंट है सिंघम के कॉप यूनिवर्स में। ये रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है, इसमें सबसे पहली फिल्म आई थी 2011 में जो सिंघम थी। अब ये जो सिंघम आई थी वो उससे पहले 1 साल पहले तमिल में सिंघम जो थी उसका ऑफिशियल रीमेक थी। उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने सिंघम रिटर्न बनाई, वो भी एक मलयालम फिल्म थी एकलव्यम, उसके ऊपर बेस थी। अब उसके बाद सिंघम के दोनों इंस्टॉलमेंट्स हिट हुए। उसके बाद इनको जब तीसरा इंस्टॉलमेंट बनाना था तो इनको एक पिक्चर नज़र आई तेलुगु में जिसका नाम था टेम्पर। इन्होंने उसका ऑफिशियल रीमेक बनाया, लेकिन बाजीराव सिंघम के साथ नहीं बल्कि सिम्बा नाम के एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके। इस तरीके से तीसरा इंस्टॉलमेंट आया और फिर चौथा इंस्टॉलमेंट जो था वो सूर्यवंशी था जिसमें अक्षय कुमार थे। इन 4 इंस्टॉलमेंट के बाद रोहित शेट्टी ने फिर एक कॉप यूनिवर्स में पुलिस फोर्स नाम की एक वेब सीरीज़ बनाई जो कि इसी कॉप सीरीज़ का ही पार्ट थी। अब इन 5 चीज़ों के बाद, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स के बाद छठा इंस्टॉलमेंट, या तो हम कह सकते हैं 5वीं फिल्म है इस कॉप यूनिवर्स की जिसका नाम है सिंघम अगेन। इन 5 फिल्मों को कंसोलिडेट करके हम रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की बात करते हैं। अब ये कॉप यूनिवर्स उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 1976 में स्टार वॉर्स का यूनिवर्स देखा था, उसके बाद हॉलीवुड में तो बहुत सारे यूनिवर्सेस है जिसमें कि द कॉन्जरिंग का यूनिवर्स है, एवेंजर्स का यूनिवर्स है, मार्वल कॉमिक्स के कई सारे यूनिवर्सेस है, उसके अलावा डीसी कॉमिक्स के यूनिवर्सेस है और इंडिपेंडेंट जॉन विक का भी यूनिवर्स है, इंडिपेंडेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का भी यूनिवर्स है। तो उस तरीके के कई यूनिवर्स के साथ ही शीर्ष पे खड़ी होती है रोहित शेट्टी की ये कॉप यूनिवर्स और उसी में ये 5वां इंस्टॉलमेंट है सिंघम अगेन। इस सिंघम अगेन में सिंघम की एंट्री होती है फिल्म में श्रीनगर में, जिससे हमको पता चलता है कि उसकी मुंबई से ट्रांसफ़र हो चुकी है और वो बहुत सारी गाड़ियों के रैंप वॉक के साथ अपनी एंट्री लेता है। उसके बाद एक टेररिस्ट उसके ऊपर अटैक करता है और अलग अलग पोजेस देता हुआ अजय देवगन यानी कि सिंघम बाजीराव सिंघम जो है वो उन सब को धराशायी कर देता है। और वो जो टेररिस्ट है वो दूर बाइक पे खड़ा होकर राह देख रहा है सिंघम की, जिससे कि वो उसे देखें और उसका पीछा करे, बहुत गलियों कूचों से पीछा करता हुआ उसको पकड़ें और फिर वो सिंघम को बताए कि अब मेरा पोता आने वाला है जो कि बिल्टअप है अर्जुन कपूर का, जो कि अब मेरा बदला लेने वाला है। इस तरह की एंट्री होने के बाद हमको पता चलता है कि सिंघम की पत्नी जो है वो कल्चरल मिनिस्ट्री में है। अब वो कल्चरल मिनिस्ट्री में IAS है, IRS है,
कि इवेंट मैनेजर है, हमको नहीं पता। लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि कौन सी कल्चरल मिनिस्ट्री है इस देश में जो रामायण के अलग अलग शोज़ रखती है। अब इस मैडम को जो कि रामायण स्टेज कर रही है, उसको किसी कारण से रामेश्वरम जाना पड़ता है, जहाँ पर एक बड़ा ही खतरनाक विलेन जिसका नाम है डेंजर लंका, और उसका अपहरण कर लेता है। अब इस अपहरण के वक्त एक वहाँ पर और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो कि गरुड़ को सिग्निफाई करता है। एक दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो हवा में है, जो टाइगर श्रॉफ है, जो कि लक्ष्मण को सिंबलाइज करता है। इसके बीच में और 2-3 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक दीपिका पादुकोण है जो कि अलग शहर में टेररिस्ट को पकड़ रही है, वो सिंघम की भक्त है। इन सारे से मिलने के बाद हमको पता चलता है कि हर एक कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में या तो बहुत बड़ा नाच गाना होगा, बहुत बड़ा डांस होगा। बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं जो इनके इंट्रोडक्शन में ही इस तरीके का लाउड डांस करते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि इनके एंट्री को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और जो कि बाद में जैरिंग होने लगता है। ऐसे में जो डेंजर लंका नाम का डेंजर विलेन है, उसके नाम में ही डेंजर है, ऑब्वियसली डेंजर होना चाहिए। अब ये उनको सीता मैया यानी कि करीना कपूर को लेके जाता है कोलंबो में, श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका का सिग्निफिकेंस होना चाहिए लंका के साथ। और वहाँ पर वो ये कहता है कि अगर इसे छुड़ाना है तो वो सूर्यवंशी, सिम्बा यानी कि सारे फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स एक साथ आने चाहिए, जिससे कि एक बड़ा एंसेम्बल स्टार वैल्यू इसके क्लाइमैक्स में नज़र आए। ऐसे में सिम्बा नाम का एक कैरेक्टर है जिसको पुलिस फोर्स में होने के बाद भी ये नहीं पता कि कोलंबस और कोलंबो में क्या फ़र्क है। उसके अलावा अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है सूर्यवंशी का, वो फिर से हेलीकॉप्टर से आता है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई जब आ रहा है तो उसके बीच में बहुत सारे डांसर्स हैं। ये अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हुए कोलंबो पहुंचते हैं, और क्या वो बदला ले पाते हैं या सीता मैया को छुड़ा पाते हैं, ऐसे बेतुके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमको मालूम है होना क्या है। क्लाइमैक्स लार्जर देन लाइफ है, जिस तरीके से रोहित शेट्टी की फिल्मों में होता है। इस फिल्म का प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्शन माउंटिंग बहुत बड़ा है। अगर कुछ अच्छा है इन फिल्मों में तो सबसे पहला है प्रोडक्शन वैल्यू, सेटिंग, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़बरदस्त है। अगर ये 350 करोड़ की लागत से अगर फिल्म बनी है तो वो खर्चा फिल्म में दिखाई देता है। जिस तरीके से गाड़ियाँ टूटती, गिरती, उड़ती दिखाई देती है, उससे समझ में आ जाता है कि प्रोडक्शन क्वालिटी क्या होगी। दूसरी अच्छी बात है इसमें एक्शन कोरियोग्राफी। जितनी भी एक्शन के सीक्वेंसेस है वो रोहित शेट्टी ने उस पर मास्टर कर लिया है। उसके मास्टरली तरीके से वो सारे सीक्वेंसेस आपके सामने नज़र आते हैं और सारे फ्लॉलेस है। जो स्टाइल के साथ गाड़ियाँ गोल घूमती है, अभी हम कई फिल्मों में देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चार्म बरकरार है। तीसरी अच्छी बात है इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी। गिरीश कांत और राणा हुसैन मेहता नाम के 2 सिनेमाटोग्राफर्स हैं जिन्होंने कमाल के टॉप शॉट्स, चेजिंग के सीक्वेंसेस जो शूट किए हैं, खासकर ड्रोन शॉट्स के साथ साथ बहुत सारे लाइटिंग्स के साथ साथ जो शूट्स है, जहाँ पर नाइट के शॉट्स है, जंगल के शूट्स है, सारे के सारे शूट्स बड़े ही स्किल्ड है। सिनेमाटोग्राफी कमाल है। चौथी बड़ी विशेषता इस फिल्म की है वो है फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ। ये फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी है कि वो हर साल बढ़ते जा रही है। सिंघम हमने पहले देखी, सिंघम हमने दूसरी भी देखी, उसके बाद सिम्बा, सूर्यवंशी, ये सारे के सारे कॉप यूनिवर्स के ऐसे कैरेक्टर्स हैं सुपरस्टार्स के साथ। जब ये होता है और उसमें जब इतने सारे स्टार्स बाकी भी आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फ्रेंचाइजी बड़ी होती है, इसलिए इसकी फ्रेंचाइजी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। इन 4 विशेषताओं के अलावा अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहली खामी है स्क्रीन प्ले। इसका स्क्रीन प्ले लिखा है क्षितिज पटवर्धन ने और वो इतना वीक है, वो ऐसा लगता है कि बच्चों ने स्कूल में कोई नाटक बिठाया हुआ है। हर सीन के साथ आपको रामायण के साथ जोड़ के जो स्पून फीडिंग की जाती है ऑडियंस की, वो बड़ी नागावार गुजरती है। हर बार रामायण को इतना फोर्सफुली डाल के उसको एजेंडा फिल्म बनाने की जो कोशिश की गई है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो बहुत बोरियत देती है। दूसरी खामी जो इस फिल्म में वो एडिटिंग। बंटी नागी ने एडिट किया है इस फिल्म को, जो कई बार रोहित शेट्टी की फिल्में करते आए हैं। इस फिल्म की लेंथ कम से कम 20 मिनट से कम हो सकती थी। कई सारे सीन्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच किए गए हैं, खासकर वो रामायण वाले सीन्स तो बहुत ही बोर करते हैं। अगर स्टार्ट में रामायण, एंड में रामायण करते थे तो शायद
वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देता था। मुझे लगता है 20 से 25 मिनट की लेंथ कम करनी चाहिए थी। तीसरी खामी है म्यूज़िक। रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उसके अलावा गाने और बैकग्राउंड म्यूज़िक दोनों ही बिलो एवरेज है। बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको इतना परेशान करता है, हर एंट्री में इतने ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ें आती है उससे आपके कानों को तकलीफ़ होती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कर्णप्रिय हो। चौथी खामी है डायलॉग्स। बहुत ही वीक डायलॉग्स है। रणवीर सिंह को कुछ कॉमिक पंचेस देकर थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन बाकी सारे ही डायलॉग्स बहुत ही बिलो एवरेज है। 4 राइटर्स है डायलॉग्स में और किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है जो जिसको आप याद रख सके। जैसे कि अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो उसमें 6 स्क्रीन प्ले राइटर्स है, 4 डायलॉग्स राइटर है। ये 4 डायलॉग्स राइटर और 6 स्क्रीन प्ले राइटर, जिसमें रोहित शेट्टी भी है, ये 10 लोग मिलके भी ऐसा स्क्रीन प्ले या ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आपको दे सके जो आपको एंगेज रख सके। इसके बाद की जो खामी है वो है विलन। विलन जितना बड़ा होना चाहिए था वैसा विलन नहीं बन पाया है। विलन एक अच्छा एक्टर होने के साथ साथ वो मेनासिंग लगे। वो मेनासिंग कुछ ही वक्त तक लगा है, जिसको मुझे लगता है कि 10% ही वो हुआ है। अर्जुन कपूर को बिल्टअप करने की कोशिश की है, उसने जो एक्टिंग की है वो एवरेज है, उससे बेहतर होनी चाहिए थी। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा जब आपको ब्रेक मिलता है तो आप उसमें 4 चांद लगा देते हो, वो इस विलन ने नहीं किया है। इसके बाद की खामी है डायरेक्शन। डायरेक्शन रोहित शेट्टी का बहुत ही टेम्पलेट नुमा है। अब सबको मालूम हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, जो डायरेक्टर ने नहीं होना चाहिए। उसकी हर सीन और सीक्वेंस में ये लगना चाहिए कि आगे क्या होगा। वो एक्साइटमेंट रोहित शेट्टी की फिल्म में नज़र नहीं आता। इतने सारे स्क्रीन प्ले राइटर्स, इतने सारे राइटर्स, इतनी बड़ी टीम, इतना प्रोडक्शन वैल्यू लेने के बावजूद भी आप एक ऐसी फिल्म नहीं बना पाते हो जिससे कि दर्शक एंगेज हो सके। ये एक बड़े दुख की बात है। आपने दर्शकों को बहुत ही ग्रांटेड ले लिया है। आपकी कहानी में रिसर्च नहीं है। रामायण को जिस तरीके से आप पुश कर रहे हो उसमें समझ में नहीं आता कि रामायण में आपने सिंघम डाली है कि सिंघम में आपने रामायण डाली है, नहीं समझ में आता। तो ये जो तरीका है फिल्म बनाने का, ये बहुत ही लेड बैक, बहुत ही ग्रांटेड लेने वाला है। तो इन सारी खामियों और खूबियों के बावजूद भी मैं ये बता सकता हूँ कि दिवाली का ये ऐसा वक्त होता है ना कि लोग सिनेमाघरों तक पहुंच ही जाते हैं। सब लोग चाहते हैं, हम मध्यम वर्गीय खासकर कि फैमिली के साथ मॉल्स जाएं, मल्टीप्लेक्सेस जाएं, बाहर खाना खाएं। ऐसे में ये फिल्में चलती ही चलती हैं। इसमें लोग इतना लॉजिक ध्यान नहीं रखते। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो इस फिल्म का पहले दिन का बिज़नेस है 43.7 करोड़, जो कि ह्यूमंगस है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्टार कास्ट जिसमें अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, टाइगर श्रॉफ हो, दीपिका पादुकोण हो, रणवीर सिंह हो, करीना कपूर हो, अर्जुन कपूर हो, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को देखने तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। और इसके ट्रेलर में वो सारी चीज़ें थी जो फिल्म में हैं। तो पहले दिन का इसका कलेक्शन है 43.7 करोड़, दूसरे दिन का 42.5 करोड़, जो को ठीक ठाक कह सकते हैं क्योंकि सैटरडे था। लेकिन तीसरे दिन का जो कलेक्शन है वो 35 करोड़, यानी कि बहुत बड़ा ड्रॉप है। ये जो ड्रॉप है ये आपको बताता है कि फिल्म कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो दिवाली के यूफोरिया में चल जाती है पहले 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन अगर इतना बड़ा ड्रॉप है ये अच्छा साइन नहीं है। अगर हम वीकेंड की बात करें तो इस फिल्म में ऑलरेडी 106 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है दोनों फिल्में, यानी कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रीज़न है सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सिंघम का ड्रॉप हुआ है उससे मुझे नहीं लगता कि मंडे को ये उतनी बड़ी तरीके से सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि जब फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ मिक्स हो तो डिफ़िकल्ट होता है। आपके पास सारे के सारे एवेन्यूज़ है, आपके पास बड़ी स्टार कास्ट है, यानी कि बड़ा टैलेंट है, आपके पास बड़ा प्रोडक्शन क्वालिटी है, आपके पास एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी स्ट्रेंथ है। उसके बावजूद भी अगर आपका ड्रॉप संडे को नज़र आता है तो मंडे डेंजरस है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि सिंघम अगेन ये एक मिक्स बैग है। इसमें सिवाय एक्शन के माइंडलेस जिसको कहते हैं कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी, माइंडलेस ब्रेन जिसे फिल्म वाले बहुत ही फ़क्र के साथ नो ब्रेनर या माइंडलेस कॉमेडी वगैरह कहते हैं, उस तरीके की लीग में ये फिल्म है। लेकिन इस फिल्म से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों के अनुरूप
नहीं उतरती है फिल्म, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म को बिजनेस वाइज, ऑब्वियसली हम बिजनेस वाइज इस फिल्म को स्टार्स देंगे 4.5, लेकिन एज ए रिव्यूअर मैं कहूँगा इसको सिर्फ 3 स्टार्स।